नमस्कार दोस्तों, फोकस यूपीपीएससी द्वारा प्रस्तुत है न्यू एनसीईआरटी सीरीज। आज पढ़ते हैं कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान। दोस्तों, एनसीईआरटी पढ़ना और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न किसी भी परीक्षा में हो यहीं से बनते हैं, चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा हो या किसी राज्य लोक सेवा आयोग यानी पीसीएस की परीक्षा हो। पुरानी एनसीईआरटी से नई एनसीईआरटी बेहतर है क्योंकि आयोग नई एनसीईआरटी से प्रश्न बना रहा है और यह डाटा आदि को लेकर भी अपडेटेड है। हम हर उस टॉपिक के प्रश्न भी आपको बताएंगे जहां से प्रीवियस ईयर में सवाल आयोग द्वारा पूछे गए हैं। इसलिए अगर आप नए स्टूडेंट हैं जो आगामी 2026 की परीक्षाओं के लिए तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए यह न्यू एनसीईआरटी पढ़ना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना और न्यू एनसीईआरटी से जुड़े सारे लेक्चर देखने हैं 2 से 3 बार। जहां भी आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट भी हमें कर सकते हैं और वीडियो को आप अपने छोटे भाई बहनों को भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी भी तैयारी और भी बेहतर हो सके। अब शुरू है कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, अध्याय 1। पिछले वीडियो में हमने इसके परिचय को समझ लिया है कि क्या है सामाजिक विज्ञान, क्यों जरूरी है हमें पढ़ना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को। पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई। आर्यभट्ट लगभग 500 शक संवत। आपने यह मानचित्र देखा, पृथ्वी का है, अति महत्वपूर्ण है। इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए हुए हैं। प्रश्न 1, मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं? इसके मुख्य घटक क्या हैं? दूसरा, निर्देशांक क्या है? पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है? तीसरा, देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित हैं? आपने यह महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिया, विचार कीजिए इस पर। आप यह नगर का मानचित्र भी देख रहे हैं दोस्तों, यह आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ हम चिकित्सालय को केंद्र में मानेंगे और दिशा का ज्ञान आपको होगा ही कि पूर्व किसे कहते हैं, उत्तर किसे कहते हैं, पश्चिम किसे कहते हैं और दक्षिण किसे कहते हैं। यहाँ आपने देखा कि इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, उसके अपोजिट में उत्तर है, उसके अपोजिट में दक्षिण दिशा है। विद्यालय को केंद्र में रख के हम सभी भवनों, नगर पंचायत, बैंक आदि का पता लगाते हैं। इसमें आप आगे देख लीजिए कि रेलवे स्टेशन जो है चिकित्सालय के पश्चिम में है, चिकित्सालय के पूर्व में नगर पंचायत है, चिकित्सालय के उत्तर में आवासीय भवन है, चिकित्सालय के दक्षिण में बाजार है। ठीक है, आपने देख लिया, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। मानचित्र और उसके घटक आप समझ सकते हैं। एटलस मानचित्रों की पुस्तक या संग्रह है। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, जैसे भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, महासागरों और नदियों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए आप पाठ्य पुस्तक में चित्र 5.2 देखेंगे। राजनैतिक मानचित्र देश या राज्यों, सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों को दर्शाता भारत का एक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र या विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक में चित्र 6.3 और 8.1 में हम देखेंगे। किसी भी मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। आप चित्र 1.1 को देखते हुए प्रथम 2 के बारे में पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, आपने यहाँ देख लिया, हमने यहाँ देखा 1.1 जो एक काल्पनिक लघु नगर का मानचित्र है जहाँ बाजार, रेलवे स्टेशन आदि दर्शाए गए हैं। यहाँ आपकी समझ के लिए था। यह है दिशाओं का, ये है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। इस तरीके पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिया हुआ, आप यह देख लीजिएगा। हम दिशाओं का ज्ञान इसी प्रकार से करते हैं। यहाँ आपको प्रतीक चिन्ह मिल जाएगा। रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन और रेलवे स्टेशन। रेलवे लाइन के लिए ऐसे दर्शाते हैं, उसमें बड़ी लाइन को इस तरीके से, छोटी लाइन में रेलवे स्टेशन को इस तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक है, सड़कों को हम बड़ी लाइन को इस तरीके से दर्शाते हैं। आपने देखा सड़कें कच्ची और पक्की सड़कें इस तरीके से दर्शाई जाती हैं
और कच्ची सड़कें कुछ इस तरीके से डॉट डॉट के माध्यम से। सीमा में अंतर्राष्ट्रीय और राज्य या जिला, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इस तरीके से, राज्य की सीमा को इस तरीके से और जिले की सीमा को इस तरीके से दर्शाया जाता है मैप में। नदी को हमने देखा कुछ इस तरीके से, जैसे नदियाँ बहती हैं, कुआं जैसे बना होता है बिंदु क्या कर का, तालाब कुछ इस तरीके से, और नहर और सेतु कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आपने मंदिर, गिरजाघर, छतरी आदि को देख ही लिया है। डाकघर, पीओ पोस्ट ऑफिस, पीटीओ डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय, पुलिस स्टेशन पीएस लिखा होता है, हम समझते हैं इस चीज़ को। बस्तियाँ, कब्रिस्तान को इस तरीके से दर्शाया जाता है, कब्रिस्तान और बस्तियाँ। वृक्ष घास को, यह महत्वपूर्ण है आपके लिए, दैनिक जीवन में यह काफ़ी उपयोगी है। आपने यहाँ पढ़ लिया। पृथ्वी का मानचित्रण, यहाँ से हम इसको पढ़ते हैं। हम आपको इससे जुड़े जो प्रश्न है वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर में सवाल बनते रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है। इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। हम लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण गोलाकार नहीं है, अपितु ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। हम इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। कागज के एक समतल पृष्ठ पर गोलाकार वस्तु को यथावत चित्रित करना संभव नहीं है। ऐसा क्यों है? इसे समझने के लिए एक संतरे को इस प्रकार छीलिए कि आपके पास उसके छिलके के केवल 3 अथवा 4 टुकड़े हों। इसके बाद एक मेज पर उन्हें चपटा करने का प्रयास कीजिए। आप पाएंगे किनारों को तोड़े बिना आप यह नहीं कर सकते। अब एक ग्लोब पर विचार कीजिए जो एक ग्लोब आकृति जैसा है और उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। यहाँ यह पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों और तारामंडल आदि का भी एक मानचित्र हो सकता है। इस पृष्ठ पर दिए गए प्रथम चित्र पर दर्शाई गई वह भौतिक वस्तु जो गोलाकार है सामान्यतः धातु, प्लास्टिक या कीबोर्ड से बनी होती है। हम यहाँ पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे। चूंकि ग्लोब और पृथ्वी का आकार एक समान गोलाकार होता है, यह ग्लोब है, आपने देखा, इसलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार से पृथ्वी गोल है उसी प्रकार से यह ग्लोब भी गोल है, जिस पर इस बेहतर चीजें दर्शाई जा सकती हैं। आइए इसकी कुछ विशेषताओं का पता करें। का निर्देशांक को समझना। किसी नगर या कस्बे के एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए जिसमें सीधी पंक्तियों में समान आकार की दुकानें हैं। आप बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपका मित्र यह नहीं जानता कि दुकान कहाँ पर है, अतः आप इसे इस प्रकार का निर्देश देंगे, प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर साया 6 बजे मुझसे मिले। इससे आपका मित्र आपकी सही स्थिति को निर्धारित कर पाएगा। अब शतरंज के पटल पर विचार करते हैं। यह शतरंज का पटल दिया हुआ है। आगे बढ़ने वाले खिलाड़ियों की चालों को दर्ज करने के लिए मुख्य खानों पर अक्षर का से जा तक और दोनों ओर के बीच अंक 1 से 8 तक लगाए जाते हैं। यह देखा हमने, 1 से 8 तक ये है, का से जा तक यह है। इस साधारण प्रणाली से खिलाड़ी प्रत्येक वर्ग को अंकित कर पाते हैं और प्रत्येक चाल चिन्हित करते हैं। यहाँ पर सफेद पक्ष की रानी के सामने वाले प्यादे को 2 चाल आगे बढ़ाकर खेल का आरंभ किया जाता है, अतः प्यादा घा 2 से घा 4 की ओर आगे बढ़ेगा। घा 2 से ये आपने देखा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आपने यहाँ देखा कि दो जो विद्यार्थी हैं वह ग्लोब को समझ रहे हैं, यह हुआ है। आइए पता लगाएं। यदि आपको काले पक्ष की ओर खेलना हो और उसी विधि से प्रत्युत्तर देना हो तो इन्हीं नियमों का उपयोग करते हुए अपनी चाल लिखिए। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कैसे खेला जाता है। इन 2 उदाहरणों में प्रयुक्त प्रणाली को निर्देशांक प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, आपने समझ लिया होगा कि निर्देशांक प्रणाली किसे कहते हैं। इनके 2 निर्देशांकों की सहायता से स्टेशनरी की दुकान के साथ साथ शतरंज के पटल पर वर्गाकृति को भी ठीक ठीक निर्धारित किया जा सकता है। मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति के निर्धारण के लिए निर्देशांक इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आइए देखिए यह प्रणाली कैसे काम करती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि निर्देशांक क्या है और निर्देशांक प्रणाली कैसे काम करती है। अक्षांश, खा अक्षांश। आइए ग्लोब को पुनः देखते हैं। इस पर उत्तर
ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की पहचान करना सरल है। ग्लोब को घुमाइए, यह है ग्लोब, ठीक है, आपने देखा यहाँ उत्तर ध्रुव और यहाँ है दक्षिणी ध्रुव, यहाँ कहीं। जब यह घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित बिंदु दो ध्रुव हैं। इनके मध्य में भूमध्य रेखा यानी विषुवतीय वृत्त या इक्वेटर है। उस वृत्त को पहचानिए जो इन्हें चिन्हित करता है। यह है भूमध्य रेखा या विषुवतीय वृत्त या इक्वेटर, ठीक है, जो सबसे लंबी है। यह अक्षांश है जो ध्रुवों की तरफ घटता जाता है, यहाँ कहीं। ये 0 डिग्री है, उसके बाद 30 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री और 90 डिग्री उत्तर। इसी तरीके हम यहाँ से फिर ऐसे अपोजिट चलेंगे। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं, ठीक है, दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापता है, ठीक है। आप यहाँ खड़े हैं, जब भी आप किसी भी तरफ बढ़ेंगे, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, तो आपकी दूरी भूमध्य रेखा से बढ़ती जाएगी, ठीक है। आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। इस प्रकार की रेखा को अक्षांश या समानांतर कहा जाता है और यह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है, ठीक है। ऐसे है, इस तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐसे बनाते जाएंगे। पुनः ग्लोब पर यह सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है, जबकि हम जैसे ही उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वृत्त छोटे होते जाते हैं। आपने देखा कि यह सबसे बड़ा है और जैसे ही हम उत्तर या दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे यह वृत्त छोटा होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अंशों को अंशों यानी डिग्री में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त अक्षांश 0 या शून्य अंश है, ठीक है। इसे हम 0 डिग्री देखा हमने या शून्य अंश, जबकि दो ध्रुवों के अक्षांश क्रमशः 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण है। आपने देखा 90 अंश उत्तर और यहाँ कहीं 90 अंश दक्षिण है, ठीक है। इसे 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण के रूप में लिखा जाता है। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म यानी इसे उष्ण भी कहा जाता है होती है। जैसा कि आप भूमध्य रेखा से दूर दो ध्रुवों में से किसी ओर की यात्रा करते हैं तब आप अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती और जलवायु शीतोष्ण हो जाती है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से जैसे ही हम इधर बढ़ेंगे तो भी हमें जलवायु जो है वो शीतोष्ण हो जाएगी, यहाँ पर उष्ण जलवायु रहेगी, ठीक है। उत्तर या दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु शीत ठंडी होती है। आप विज्ञान में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, आगे आने वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे मौसम वगैरह के बारे में, और यह भी कि हम एक वर्ष की समयावधि में विभिन्न ऋतुओं का अनुभव क्यों करते हैं, ठीक है। यह ग्लोब अक्षांशों के समांतर और देशांतरों के यामोत्तर दोनों को दर्शाता है। देशांतर। अब कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ग्लोब का अवलोकन कीजिए। आप पाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं और दूरी एक समान होगी। इन रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर यानी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये अर्धवृत्त हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं। आपने देखा यह प्रमुख यामोत्तर है, ठीक है। ये देशांतर रेखाएं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाती हैं। ये रेखाएं आपस में छोटी नहीं होती हैं, एक समान होती हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आप विज्ञान में यह भी सीखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके घूमती रहती है।
सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ी दूर रखिए। आप अपने ग्लोब को रखिए और एक टेबल लैंप को रखिए। ठीक है, कल्पना कीजिए कि यह सूर्य है, ये जो लैंप है यह, और यह पृथ्वी है, यह ग्लोब। ठीक है, जो पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है, यह प्रकाशित कर रहा है कुछ इस तरीके से। ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर प्रातः काल है। ठीक है, अगर इसका प्रकाश यहीं पर पड़ेगा। अन्य स्थानों पर मध्याह्न या साया है, इधर अंधेरा रहेगा या रात्रि है। जब एक देश में प्रातः नाश्ते का समय होता है, अन्य देशों में मध्याह्न भोजन का समय होता है, और किसी तीसरे देश में लोग रात्रि भोजन कर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इस कारण एक स्थान के देशांतर के माप द्वारा हम उस स्थान के समय को भी मापेंगे। ठीक है, देशांतर इस तरीके से, अक्षांश इस तरीके से, और ये ग्रिड बनाते हैं। ठीक है, देखेंगे कि यह कैसे होता है। देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख यामोत्तर पृष्ठ 14 पर 1.3 कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। इसे ग्रीनिच यामोत्तर भी कहते हैं। हमने देखा इसके पहले ग्रीनिच यामोत्तर ये है। क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के क्षेत्र ग्रीनिच से गुजरने वाली यामोत्तर प्रमुख यामोत्तर के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में अंकित किया जाता है। यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप है, आपने देखा भूमध्य रेखा कुछ इस तरीके से पृथ्वी पर, ठीक है, और देशांतर कुछ इस तरीके का। उसी प्रकार यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो आप देशांतर प्रमुख यामोत्तर से दूरी का एक माप है। देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है, इसे भी हम डिग्री में मापते हैं। पश्चिम से पूर्व इसका मान 0 से 180 बढ़ता जाएगा, 0 से 180 डिग्री बढ़ता जाएगा, तथा इसमें पश्चिम के लिए पा और पूर्व के लिए पू वर्णों को जोड़ा जाता है। कुछ इस तरीके से शॉर्ट में हम लिखते हैं। उदारता पूर्णांक का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क का देशांतर 74 डिग्री पश्चिम, जबकि दिल्ली का 77 डिग्री पूर्व और टोक्यो का 140 डिग्री पूर्व है। ठीक है, आपने देखा 140 डिग्री यहाँ कहीं पड़ेगा, टोक्यो जापान, दिल्ली यहाँ कहीं पड़ेगा और न्यूयॉर्क इधर कहीं पड़ेगा। ध्यान रखें, जैसा कि आप देशांतर के यामोत्तर को ग्लोब पर देख सकते हैं, 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूर्व एक ही देशांतर है, इसलिए इस देशांतर को पश्चिम या पूर्व ना लिखकर 180 डिग्री ही लिखा जाता है। आपने देखा यहाँ इसे 180 डिग्री ही इसे लिखा जाता है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के दो निर्देशांक होते हैं। अक्षांश और देशांत मिलकर एक स्थान के दो निर्देशांक होते हैं। ठीक है, इनके साथ आप अब पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम है। इस प्रकार जब यह कहा जाता है कि दिल्ली 29 डिग्री उत्तर अक्षांश और 77 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है, तो आप भली भांति, अक्षांश इस तरीके से हो गया और देशांतर इस तरीके, तो आप भली बात समझ सकते हैं। यद्यपि यह डिग्री अनुमानिक रूप से पूर्ण है किंतु सटीक नहीं। पृष्ठ 14 पर चित्र 1.3 में नीली रेखाएं ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर के यामोत्तर को दर्शाती हैं। सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती हैं, जिन्हें ग्रिड रेखाएं भी कहा जाता है। आपने देखा है कि ये सभी रेखाएं जो है ग्रिड बना रही हैं, देख रहे हैं कुछ इस तरीके का, देशांतर और अक्षांश। आइए पता लगाएं। यदि आपकी कक्षा में ग्लोब या मानचित्रावली में स्पष्ट रूप से अक्षांश और देशांतर अंकित हैं, तो एक मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा सिंगापुर और चौथा पेरिस के अक्षांश और देशांतर के लगभग मान को लिखने का प्रयास कीजिए। या आप अपनी कॉपी में इसका प्रयास कीजिए कि मुंबई कहाँ पर है, कोलकाता कहाँ पर, उसको आप मैप में दर्शाइएगा। ठीक है, ग्रीनिच यामोत्तर, ये ग्रीनिच यामोत्तर है और यह है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। यह है जब हम ग्रीनिच रेखा से पृथ्वी को अलग करते हैं तो यह दो भागों में बढ़ता है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध।
अगर हम इसे नींबू की तरीके काटते हैं, इस तरीके से कुछ काटेंगे तो यह बटेगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आपने ध्यान दिया कि अगर हम इस तरीके से काटेंगे तो यह पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बटेगा, और अगर इस तरीके से काटते हैं तो यह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बटेगा। ठीक है, यह चित्र दर्शाता है कि कैसे प्रमुख यामोत्तर पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में, जबकि भूमध्य रेखा उत्तरी और दक्षिणी है भूमध्य रेखा जो सबसे बड़ी रेखा है, दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। ध्यान रखें, वास्तव में ग्रीनिच यामोत्तर पहली ज्ञात प्रमुख यामोत्तर रेखा नहीं है। अतीत में अन्य प्रकार के यामोत्तर भी थे। वास्तव में यूरोप से अनेक शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख यामोत्तर थी। चित्र 1.5 में हम देख रहे हैं, यह चित्र 1.5, ये भारत की पुरानी, ठीक है, यामोत्तर रेखा थी जिसे मध्य रेखा कहा जाता था। यह उज्जैनी वर्तमान उज्जैन के मध्य से गुजरती थी। उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा। उज्जैन यानी मध्य प्रदेश, लगभग एमपी याद रखेंगे। लगभग 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलविद वाराहमिहिर भी यहाँ रहे और अपना कार्य किया। भारतीय खगोलविद शून्य और प्रमुख यामोत्तर सहित अक्षांश और देशांतर से परिचित थे। क्या भारतीय खगोलविद शून्य और प्रमुख यामोत्तर सहित अक्षांश और देशांतर से भी परिचित थे। उज्जैनी यामोत्तर सभी भारतीय खगोलीय ग्रंथों में गणनाओं के लिए प्रमुख संदर्भ बन गया था। इस मानचित्र में उज्जैनी यामोत्तर के निकट कुछ प्राचीन शहरों को दर्शाया गया है। कुछ शहर इसके अत्यधिक निकट हैं, जबकि कुछ अन्य दूरी पर। ऐसा इसलिए है कि देशांतर को मापने के लिए सही समय रखना आवश्यक है, और यह वर्तमान की तुलना में तब उतना सटीक नहीं था। आप देख रहे हैं यह मैप है, भारत का मैप है। ये 1500 साल पहले का वाराहमिहिर द्वारा कुछ इस तरीके से प्रमुख यामोत्तर जो है माना गया था, जो उज्जैन यहाँ से लग के गुजर रही है। आपने देखा, प्राचीन नगर को हम गोले से दर्शा रहे हैं और आधुनिक नगर को आयताकार से दर्शा रहे हैं, आयताकार चिन्ह से। तो इस रेखा पर देखिए कुरुक्षेत्र समीप पे है, रोहितक या रोहतक है, मालवांगरा नगर है या नगर है, उज्जैनी या उज्जैन, माहिष्मती या महेश्वर पुराना नाम, और कुमारी या कन्याकुमारी है। आपने देखा, और आयताकार से यहाँ दिल्ली दर्शाया गया, आधुनिक नगर कोलकाता है, वर्तमान में हम देख रहे हैं बेंगलुरु है, मुंबई है। ठीक है, सबसे दूरस्थम पॉइंट वैसे तो इंदिरा पॉइंट है, यहाँ कहीं 8 डिग्री पर गुजरेगा। इससे जुड़े हम सवाल भी देखते हैं। ये है भारत का प्रीवियस ईयर में जो सवाल इस चैप्टर से बना हुआ है, भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगर स्थल की बात करेंगे ऐसे तो आपने कन्याकुमारी भी देखा है। ठीक है, इससे जुड़े और भी हम सवाल देखते हैं। देखिए, निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? आपने पढ़ा, गांधीनगर, उज्जैन, अगरतला, जबलपुर में जो है गांधीनगर सबसे, इन चारों ऑप्शन में से सबसे जो नजदीक होगा वह गांधीनगर, गुजरात। और इससे जुड़ा एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत से जो गुजरने वाली रेखा है वह कर्क रेखा। ठीक है, माही नदी से कर्क रेखा को 2 बार, या मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होती है, खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से प्रश्न एनसीईआरटी द्वारा बनाए गए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे हम और भी प्रश्नों को पढ़ेंगे। फिर से हम चलते हैं चैप्टर पर।
यह एक भारत का मानचित्र है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित यह मानचित्र अक्षांशों देशांतरों के यामोत्तर के कुछ समानांतरों के साथ दर्शाया गया है। भारत का अक्षांश 8 डिग्री उत्तर, यहाँ कहीं 8 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री उत्तर तक फैला हुआ है। यहाँ कहीं आएगा 37 डिग्री। और देशांतर लगभग 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व तक फैला हुआ है। तो 68 डिग्री यहाँ कहीं होगा और 97 डिग्री यहाँ कहीं होगा। ठीक है, आपने देख लिया, देशांतर है, यहाँ कहीं से कर्क रेखा गुजरती है। और यहीं से ही भारत का जो मानक समय है वह भी 82.5 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 1 मिनट। यहाँ से इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है 80 डिग्री। आपने पूर्व देख ही लिया, इससे आगे बढ़ेंगे जो कि भारतीय मानक समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब हम आगे पढ़ते हैं टाइम जोन को, इससे जुड़े सवाल भी देखेंगे। समय क्षेत्र यानी टाइम जोन को समझना। ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए और इसी प्रकार से हमारा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। कुछ इस तरीके से ग्लोब है, इसको हम पश्चिम से पूर्व की तरफ घुमाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार ग्रह अपनी धुरी का चक्कर लगाते हैं। एक पूरा चक्कर 360 डिग्री, यानी पूरा जो चक्कर लगेगा वो 360 डिग्री है, अतः इसका अर्थ है प्रति घंटा 15 डिग्री। 24 घंटे में हम 360 डिग्री घूम जाते हैं, यानी 1 घंटे में हम लगभग 15 डिग्री घूमते हैं। अब प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर के यामोत्तर को अंकित कीजिए। मुख्य यामोत्तर से पूर्व की ओर जाते हुए हम 0 डिग्री, 15 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री पूर्व प्राप्त करते हैं। कुछ इस तरीके से जैसे हम घूमेंगे तो कुछ इस तरीके से हम 0 डिग्री मान लो या 180 डिग्री या 0 डिग्री है, तो यहाँ से जब हम चलेंगे तो 15 डिग्री, फिर हम चलेंगे तो 30 डिग्री और फिर हम चलेंगे तो 45 डिग्री, ऐसे हम प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार 15 डिग्री जोड़ते हुए 180 पूर्व तक पहुँचते हैं। यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे मध्याह्न है, यानी दोपहर है, तो प्रत्येक 15 डिग्री यामोत्तर स्थानीय मान का 1 घंटा जुड़ता जाता जब हम इस तरफ चलेंगे। और 15 डिग्री पूर्व पर दोपहर 1 बजे का स्थानीय समय है, तो 30 डिग्री पूर्व पर दोपहर 2 बजे होंगे तथा इसी क्रम में समय आगे बढ़ता है। ठीक है, लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर जब हम अपोजिट चलेंगे, पश्चिम की ओर जाने पर इसके विपरीत होता। उदाहरणतः यदि 15 डिग्री पश्चिम पर स्थानीय समय प्रातः 11 बजे का है, तो 30 डिग्री पश्चिम पर प्रातः समय 10 बजे होंगे। जब हम उल्टा चलेंगे तो यहाँ कहीं अगर 11 है तो यहाँ 10 होगा। ठीक है, इसी क्रम में समय घटता जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, मैप दिया हुआ है, ये है 180 डिग्री। इससे जब हम इधर जाएंगे या 0 कह सकते हैं, तो इधर जो है घंटा जुड़ेगा, प्लस होगा, और इधर जो है माइनस होगा जैसे जैसे हम जाएंगे। देख रहे हैं आप। इस ग्राफ में प्रमुख यामोत्तर के संदर्भ में नीचे अक्षांश और ऊपर स्थानीय समय को दर्शाया गया। प्रत्येक रंग का एक यामोत्तर पर केंद्रित 15 डिग्री का एक क्षेत्र है। 15 डिग्री का यह एक क्षेत्र है, आपको दर्शाया गया है। इधर जाने पर क्या आप याद रखेंगे कि अपोजिट जाने पर समय घटेगा और इधर जाने पर प्लस होगा। आइए पता लगाएं। एक दिन ढलती दोपहर में 2 मित्र, एक पोरबंदर गुजरात में और दूसरा तिनसुकिया असम में बैठे हुए फोन पर बातचीत कर रहे हैं। तिनसुकिया वाला मित्र कहता है कि असम में सूर्यास्त हो गया है और अब अंधेरा है, जबकि पोरबंदर वाला मित्र चकित होकर कहता है, लेकिन यहाँ तो अभी भी दिन का प्रकाश है, बताइए कि ऐसा क्यों है। और कक्षा की एक गतिविधि के रूप में इन 2 शहरों के बीच
स्थानीय समय के अंतर की गणना कीजिए। संकेत: पोरबंदर और तिनसुकिया के बीच देशांतर में 30 डिग्री के अंतर पर विचार कीजिए। इसके बाद आप उचित मान प्राप्त कर सकते हैं। इससे जुड़े हम प्रश्न आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, गुजरात में सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। कुछ इस तरीके से आयोग ने पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं उत्तर में 2 घंटा दिया हुआ है। तो ऐसे ही आप एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करिए, प्रश्न यहीं से बनते हैं। आप देख रहे हैं आयोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगभग सभी परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। फिर से चलते हैं। इस विधि का पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर उस अनेक स्थानीय समयों के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होगा। इसी कारण अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाले यामोत्तर पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST, ग्रीनिच, जिसे ग्रीनिच मीन टाइम या GMT भी कहा जाता है, पर स्थानीय समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आपको पहले से ही पता होगा इसके बारे में। आइए पता लगाएं। गुजरात और असम में बैठे दो मित्र पुनः चर्चा करते हैं। इसका उदाहरण आपको स्थानीय समय और मानक समय के अंतर को स्पष्ट करने के लिए कीजिए। आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आपने सवाल देख ही लिया है कि कैसे सवाल बनते हैं। इस तरीके से आप अपने मित्र से बात करके, वो जिस भी क्षेत्र में रहता है उसका पता कीजिए और उसके मानक समय के अंतर को भी ज्ञात कीजिए। यह सभी मानक समय क्षेत्र में गठित किए गए हैं, जो ग्राफ में 15 डिग्री के क्षेत्र 1.7 चित्र में हम देखेंगे का व्यापक रूप से पालन करते हैं। यदि पृष्ठ 21 पर दिए गए विश्व का मानचित्र चित्र 1.8 पर विचार करें तो हम देख सकते हैं कि समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतः सीधी नहीं होती हैं। यहां हम देखेंगे यह जो मानक समय की जो रेखा है यह पूर्णतः सीधी नहीं है। ठीक है, इसी के अनुसार जो है भारत का जो समय है वो भी 5 घंटा 30 मिनट ये है। ऐसा इसलिए है कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करते हुए प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए यह थोड़ी तिरछी मिर्ची है। मानचित्र में कुछ देशों के भीतर लिखित संख्याओं को उनका मानक समय प्राप्त करने के लिए GMT में जोड़ें यदि उनका एक धनात्मक चिन्ह है, अथवा घटाएं यदि उनका ऋणात्मक चिन्ह है। ठीक है, आपने यह देखा 2 डिग्री है, यह मानक समय रेखा है। भारत का अपना एक ही अभी मानक समय है, आगे दूसरे की बात चल रही है। बाकी आप रूस का देखिए अलग अलग है, कनाडा का अलग है, फ्रांस का भी अलग है क्योंकि फ्रांस के भी कई सारे द्वीप इधर उधर, इसलिए इनका भी मानक समय जोन जो है कई है। इससे भी सवाल बनते रहे हैं मानक समय को लेकर के। हम देख लेते हैं, प्रश्न पर चलते हैं कि इससे कौन से सवाल बने हैं। आपने यहाँ देखा निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाती है, तो 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ठीक है, यह आपने मानक समय इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से होकर गुजरती है। आपने देख लिया ऐसा सवाल। कर्क रेखा का आपने देखा ही था, यह अर्धरात्रि स्थान पर सुबह 6 बजता है तो उसी स्थान के अवस्थित उत्तर। आप यह भी देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं, या आप निकालना सीख लीजिएगा कि कैसे समय निकालते हैं। यह भी आपने देख लिया, महत्वपूर्ण है। ये हाँ, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न 12 है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय मान का समय क्या होगा, तो 2:30 लगभग। ठीक है, फिर से हम चलते हैं।
ध्यान रखें, इस स्पष्टीकरण से यह प्रतीत तो होता है कि प्रत्येक देश का एक मानक समय है। यहाँ यह हर एक देश में एक जैसा नहीं होता। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश एकल समय क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक विशाल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय है, रूस में 11 समय क्षेत्र है, जिसका अर्थ यह है कि पूर्व से पश्चिम की ओर रूस में यात्रा करने के लिए स्थानीय समय के साथ समन्वय के लिए आपको अपनी घड़ी को 10 बार पुनर्समायोजित करना पड़ेगा। ठीक है, आपने यहाँ रूस को देख ही लिया है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसके कई अलग अलग टाइम जोन हैं। इसी प्रकार चित्र 1.9 में भारत पर केंद्रित ग्लोब कुछ देशों के जीएमटी के संबंध में मानक समय दर्शाता है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है, उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। आपने यहां देखा तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जैसा कि आप मानचित्र को देख सकते हैं, +12 और -12 समय क्षेत्र इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। यदि आप इसे समुद्री जहाज या विमान से पार करते हैं तो आपके द्वारा अपनी घड़ी की तिथि में परिवर्तन करना आवश्यक है। अगर हम +12 और -12 करते हैं तो इस तरीके से हमें अपनी तिथि में परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि आप पूर्व की ओर यात्रा करते हुए पार करते हो तो आप एक दिन, मान लीजिए सोमवार से रविवार घटाएंगे। ठीक है, यदि आप पश्चिम की ओर इसे पार करते हैं तो आप एक दिन रविवार से सोमवार जोड़ेंगे। हमने कहा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर है, लेकिन यह कुछ देशों में एक दिन का विभाजन होने से बचाने के लिए टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरती है। यहाँ आपने देखा है इसके पहले ही, आई होप आपको समझ में आ गया होगा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है। अफ्रीका और यूरेशिया के कुछ समय क्षेत्र जीएमटी के संदर्भ में। आगे बढ़ने से पहले मानचित्र पृथ्वी के क्षेत्र, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, को दर्शाने के लिए एक अत्यधिक उपयोगी साधन है। मानचित्रों के मुख्य घटक दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्हित हैं। यह मानचित्र भारत का मानचित्र है, चाइना है। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान की एक स्थिति है जिसको अक्षांशों और देशांतरों ठीक है में एक ग्रिड पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली भूमध्य रेखा के समानांतर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक काल्पनिक रेखाओं की सहायता से सही सही परिभाषित किया जा सकता है। देशांतर से समय निर्धारित किया जाता है और समय क्षेत्र को भी परिभाषित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य यामोत्तर के विपरीत लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर अवस्थित है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में एक दिन का परिवर्तन होता है, या तो घटाया जाता है या तो बढ़ाया जाता है। प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजना, ये सब भी आपको करना अति महत्वपूर्ण, आप कर लीजिएगा जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाए। ठीक है, और यहाँ हम शब्दार्थ देखेंगे। मुहाना वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है। नदी जो है ऐसे करके समुद्र में मिलती है, मुहाना कहते हैं, जैसे गंगा का मुहाना। इन सबको आप देख लीजिएगा। समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखा देशांतर यामोत्तर के समान होती है। भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त भी है। नीचे दिए गई यह पहेली है, इसको भी आप सॉल्व कीजिए, अच्छा लगेगा आपको, आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी काफ़ी क्लियर हो चुका होगा। आप इसको 2 से 3 बार देखिएगा। हमने इससे जुड़े सारे सवाल एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कर्क रेखा के बारे में पूछा गया, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप ये तैयार कर लीजिए कि कौन कौन से जो स्टेट हैं वो कर्क रेखा से गुजरते हैं, या कौन कौन से देश जो हैं, देश और भारत के जो राज्य हैं, ये सब अति महत्वपूर्ण यहाँ से सवाल बनते रहे हैं। देख रहे हैं आप, पहले भी पूछा जा चुका है। निम्नलिखित कौन से कर्क रेखा के निकटतम है। ठीक है, आप जिले वगैरह भी देख लेंगे। गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल सबसे अधिक पूर्वी कितने समय, मतलब कितने घंटे का अंतर है, यह सब भी देख लेंगे। ठीक है, देशांतर प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा, इसके बारे में पढ़ लेंगे। दक्षिणतम बिंदु पढ़ लेंगे आप। भारत विश्व का कितने नंबर पे सबसे बड़ा देश है, ठीक है, ये आप देख लेंगे। संसार का लगभग कितना क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार देख लेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है या शीतोष्णकटिबंधीय, ये देख लेंगे। भारत वैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है,
यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आदि में जो बर्फबारी भी होती है, यह ध्यान रखेंगे। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, यह सब आप पढ़ लेंगे अच्छे से। देख रहे हैं आप कितने सारे सवाल पूछे गए हैं। कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है इन सारे ऑप्शन में। देखा आपने किस किस अक्षांश पर ये स्थित है। अरुणाचल प्रदेश जब सूर्योदय, ठीक है, इसके बारे में आपने कांडला में कब सूर्योदय होता है, कितने घंटे के अंतर पे होता है, तो आपने देख लिया, लगभग 2 घंटे के अंतर होते हैं। या आपने देख लिया देशांक कौन सा भारत की प्रामाणिक माध्यम रेखा कहलाता है, तो ये 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ठीक है। मानक समय के बारे में बेसिक चीज़ें हैं, आपको इसी चैप्टर में हमने आपको कवर करा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। आप 2 से 3 बार देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, ठीक है। भारत जो है स्थलमंडल के कुल क्षेत्र के लगभग 2.4% भाग अतिक्रित किए हैं। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय, आपने देखा कि समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। यह उपयोग मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आपने देख लिया, आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। यह हमने आज चैप्टर 1 कर लिया है, पूरी तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है दोस्तों। अगले लेक्चर में फिर हम मिलते हैं दूसरे अध्याय को लेकर के। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।